गुड मॉर्निंग टू ऑल, सभी को नमस्कार प्रणाम। कैसे हो आप सभी लोग? ठीक होंगे। देखिएगा, आज आपका टॉपिक देखने से ही मालूम पड़ रहा है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन। अब ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन वाला जो पोर्शन है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं कहूँ कि हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर, पैरामेडिकल के अंदर या नर्सिंग के क्षेत्र के अंदर जिसने भी जो कोर्स कर रहे हैं उसके लिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन बहुत इम्पोर्टेंट है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन वाला जो टॉपिक है इसके अंतर्गत बहुत सारी विशेष जानकारियां हैं जो आज इस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं बात करूं कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्या होता है, क्या क्या कारण होते हैं, कौन कौन से पर्पज होते हैं, किस कारण से ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना होता है, किस प्रकार के पेशेंट को सेलेक्ट करेंगे, क्या क्या सावधानियां बरतनी होती है, कैसे ब्लड लेंगे और उस कंडीशन के अंदर ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बाद में क्या क्या कॉम्प्लिकेशन होती है, यदि कॉम्प्लिकेशन होती है तो उसका नर्सिंग इंटरवेंशन क्या होगा। सारी तमाम जानकारी आज इस टॉपिक के बारे में इस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिएगा, स्टार्ट करते हैं। जिन बच्चों को पेड क्लास ज्वाइन करना है वो ये मेरे व्हाट्सएप नंबर है, इस व्हाट्सएप पे आपका नाम, कॉलेज का नाम लिख करके भेजें ताकि मैं आपको सिस्टमेटिक तरीके से पेड क्लास के अंदर ज्वाइन कर दूं। ठीक है, लास्ट ऑफर है, जल्दी कर लें, सीट लिमिट है। ठीक है बच्चों, देखिएगा, सबसे पहले बात करते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन। आपने देखा होगा कि जब हॉस्पिटल के अंदर मरीज आता है, हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है या ऐसा ब्लीडिंग कंडीशन होती है जिसके अंदर डॉक्टर ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने के लिए बोलते हैं, बीटी करते हैं। और ये इंपॉर्टेंट है, ये नर्सिंग स्टाफ हो, पैरामेडिकल स्टाफ हो या कोई भी हो, उसके लिए ज़रूरी है। तो इसके अंदर मैं आज सारी तमाम जानकारियां बताऊंगा ताकि आपको किसी भी मरीज को ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़े, नौबत आए तो आपको कोई दिक्कत ना हो। देखिएगा, सबसे पहले बात करते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन। अब इसमें क्या हो रहा है कि मान लीजिए किसी पर्सन को या पर्सन के बॉडी के अंदर ब्लड की मात्रा कम है, तो ऐसी परिस्थिति के अंदर ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेंगे, बिल्कुल करेंगे। इस कंडीशन के अंदर अब ब्लड ट्रांसफ्यूजन एक नर्सिंग नोट्स कैसे लिखते हैं, क्या करते हैं, एक डॉक्टर कैसे नोट्स बना लिखते हैं, क्या ध्यान रखना होता है, उसके बारे में बात करेंगे। देखिएगा, यहां से स्टार्ट करते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग अपन चलते हैं। ब्लड ट्रांसफ्यूजन वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत रोग में ब्लड ट्रांसफ्यूजन एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें रोग में उसकी आवश्यकता अनुसार क्या चढ़ा रहे हैं, रोग में किस प्रकार की बीमारी है, उस बीमारी में उनके आवश्यकता अनुसार। आपने देखा होगा कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं तो वेरियस टाइप के ब्लड होते हैं जिसके अंतर्गत कंप्लीट कंपोनेंट्स होते हैं जिसको होल ब्लड के नाम से जाना जाता है। होल ब्लड या इसके कंपोनेंट्स जैसे पैक्ड आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लाज्मा, प्लेटलेट्स आदि को क्या करते हैं, ट्रांसफ्यूजन किया जाता है। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत किसी बीमारी के अंदर उस रोग के अनुसार उस मरीज को, उस पर्सन को, उस व्यक्ति को ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाता है। और उस ब्लड ट्रांसफ्यूजन के अंदर होल ब्लड है ना, होल ब्लड या इसके कंपोनेंट्स होते हैं, या तो होल ब्लड के अंदर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट सारे सटाए जाते हैं, या बॉडी के अंदर किसकी रिक्वायरमेंट, किसकी डेफिशिएंसी है। जैसे कि मैं कहूं कि आरबीसी की जरूरत है तो आरबीसी लगाएंगे। दूसरी बात करते हैं, डब्ल्यूबीसी की रिक्वायरमेंट है तो डब्ल्यूबीसी देंगे। यदि बॉडी के अंदर प्लाज्मा की मात्रा कम हो गई है तो प्लाज्मा देंगे, या प्लेटलेट्स की रिक्वायरमेंट है तो प्लेटलेट्स देंगे। ठीक है, वो डिसाइड करेगा डॉक्टर, वो डिसाइड करेंगे उस बॉडी के अंदर क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है, क्या डेफिशिएंसी है, उसके अकॉर्डिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाएगा। तो इस प्रकार से मैं कहूं कि किसी भी पर्सन या किसी भी व्यक्ति को उस रोग के अनुसार, आवश्यकता अनुसार ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाता है, जिसके अंदर होल ब्लड दे सकते हैं या आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा, जो जरूरत है वो क्या करते हैं, मरीज के अंदर इंसर्ट करवाया जाता है, एडमिनिस्ट्रेशन करवाया जाता है। क्या कहलाता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन कहलाता है। अब इस प्रक्रिया के दौरान पहले एक व्यक्ति से ब्लड कलेक्ट किया जाता है। अब इस प्रकार से आपने देखा होगा
कि जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं तो एक ऐसी प्रक्रिया होती है कि सबसे पहले एक व्यक्ति से ब्लड को कलेक्ट किया जाता है, उसके बाद में दूसरे मरीज को, उस व्यक्ति को चढ़ाया जाता है। परंतु मैं कहूं कि आजकल आपने देखा होगा कि ब्लड है जो ब्लड बैंक के अंदर स्टोरेज रूप में मिलता है, तो वो भी किसी पर्सन से, किसी व्यक्ति से कलेक्ट करके रखा हुआ होता है और जब जरूरत होता है तो उसको चढ़ाया जाता है। तो इस प्रकार से मैं कहूं कि इस प्रक्रिया के दौरान पहले एक व्यक्ति से ब्लड कलेक्ट किया जाता है। पहले ब्लड क्या किया जाता है? कलेक्ट किया जाता है। और जिस व्यक्ति से कलेक्ट करते हैं या जो व्यक्ति ब्लड देता है उसको क्या बोलते हैं? डोनर कहते हैं। दूसरा, इसके बाद में आवश्यकता अनुसार उसे किसी पेशेंट में इन्फ्यूज कर दिया जाता है, उसे रिसिपिएंट कहते हैं। तो इस प्रकार से मैं कहूं कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने के लिए ब्लड देने वाला भी होना चाहिए और लेने वाला भी होना चाहिए। लेने वाला तो मरीज है। तो इस प्रकार से मैं कहूं कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान ब्लड को कलेक्ट ब्लड किया जाता है किसी व्यक्ति के द्वारा, स्वस्थ व्यक्ति के द्वारा, या ब्लड बैंक के अंदर जो स्टोरेज ब्लड होता है उसको लिया जाता है और मरीज को चढ़ाया जाता है। जो देने वाला होता है उसको डोनर बोलते हैं और लेने वाला होता है उसको रिसिपिएंट बोलते हैं। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत बीमारी के अनुसार उस पर्सन को होल ब्लड, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा जो उनको जरूरत है वो चढ़ाया जाता है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन कहलाता है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के पहले, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के अंदर ब्लड किसी से लिया जाता है जिसको डोनर बोलते हैं और जिसको चढ़ाया जाता है उसको रिसिपिएंट बुलाया जाता है। यहां तक समझ में आ गया। देखो बच्चों, नेक्स्ट बात करते हैं ए इंडिकेशन ऑफ द ब्लड ट्रांसफ्यूजन। क्या इंडिकेशन है? कुछ इंडिकेशन हो गए। ऐसा तो नहीं है कि हर एक को खड़े खड़े किसी पर्सन को ब्लड चढ़ा दे, नहीं, दिक्कत हो जाएगा। इंडिकेशन होते हैं, कई ऐसे संकेत होते हैं कि इनको रिक्वायरमेंट ब्लड की होगी। ठीक है बच्चों, देखिएगा इंडिकेशन के अंदर। अब इंडिकेशन के बारे में बात करें, देखो हमेशा ध्यान रखना, इंडिकेशन और एक होता है कॉन्ट्रा इंडिकेशन। कॉन्ट्रा इंडिकेशन, इंडिकेशन का मतलब होता है संकेत, किसको ब्लड चढ़ाया जाएगा या किसको क्या किया जाएगा, किस कंडीशन में क्या प्रोसीजर किया जाता है, वो इंडिकेशन होता है। कॉन्ट्रा इंडिकेशन का मतलब होता है निषेध, नहीं, इसके अंदर नहीं करना है, क्या नहीं करना है उसके बारे में। तो इंडिकेशन के बारे में बात करें कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन किस कंडीशन में किया जाएगा, किसको किया जाएगा। इंडिकेशन में सबसे पहले है सीवियर एनीमिया। एक ऐसा पर्सन जिसको एनीमिया है। अब एनीमिया की डेफिनेशन के अंदर मैंने आपको बताया था बच्चों कि आरबीसी के अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है, उस हीमोग्लोबिन के जो काउंट्स होते हैं वो कम हो जाते हैं नॉर्मल से। आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन और उस हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है नॉर्मल से, एनीमिया कहलाता है। परंतु मैं कहूं कि यहां पे एक बच्चों वर्ड आया है सीवियर एनीमिया। अब सीवियर एनीमिया वह कंडीशन जिसके अंतर्गत मरीज की, उस व्यक्ति की जो हीमोग्लोबिन है बॉडी के अंदर 7 ग्राम है, बिलो द 7 ग्राम। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर सीवियर एनीमिया कंडीशन होगी, तो ऐसी कंडीशन में ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाएगा, पहली परिस्थिति। दूसरी बात करते हैं आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। तीसरा है सिकल सेल एनीमिया, हीमोलाइटिक एनीमिया, अप्लास्टिक एनीमिया आदि के अंदर ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाएगा। तो मैं कहूं कि एनीमिया के कंडीशन के अंदर ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना ही होगा, ये तो एक इंडिकेशन हो गया। दूसरी बात करते हैं थैलेसेमिया कंडीशन। बोन मैरो के द्वारा ब्लड का फॉर्मेशन हो ही नहीं रहा है, तो ऐसी परिस्थिति के अंदर बॉडी के अंदर रिक्वायरमेंट ब्लड की तो होगी।
अरे बच्चों, ब्लड है वो कहाँ बनता है? बोन मेरो में। और बोन मेरो के अंदर एबनॉर्मल घटना है, एबनॉर्मल सेल है, और इसकी वजह से क्या होगा कि ब्लड का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, तो बाहर से ब्लड देते हैं। तो थैलेसेमिया कंडीशन के अंदर भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाएगा। तीसरी बात, गंभीर रक्तस्राव, सीवियर हेमरेज, ऐसी कंडीशन जिसके अंदर बहुत सारा ब्लीडिंग हो गया है, एक रोड एक्सीडेंट हुआ है, एक ट्रॉमा हुआ है, ऐसी परिस्थिति के अंदर बॉडी के अंदर से फ्लूइड है, ब्लड है, वो बाहर निकल गया, उस कंडीशन के अंदर हाइपोवोलुमिक शॉक होने की संभावना रह सकती है। मरीज के अंदर ब्लड कार्डियोजेनिक शॉक होने की संभावना रह सकती है, प्रॉपर रूप से हार्ट को ब्लड नहीं मिल पाएगा। तो ऐसी कंडीशन के अंदर भी क्या करते हैं, सीवियर ब्लीडिंग होगी तो भी क्या करते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं। दूसरी बात करते हैं, आवश्यकता अनुसार लेबर एवं सर्जिकल प्रोसीजर से पहले। अब आपने देखा होगा कि जब लेबर होता है, डिलीवरी होता है, उस कंडीशन के अंदर ब्लड लॉस होता है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर खून की कमी होने की संभावना रहती है, तब ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना जरूरी होगा। आपने देखा होगा कि डिलीवरी से पहले सारे क्राइटेरिया को देख लिया जाता है। यदि हीमोग्लोबिन 10 से कम है, ऐसी परिस्थिति के अंदर उस मरीज को, उस व्यक्ति को बोल दिया जाता है कि यदि जरूरत पड़ा तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना पड़ेगा। वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन बीटी है वो एक तैयार करके रखते हैं, और उसके बाद में क्या करें, जरूरत पड़ा तो लगा दिया और नहीं तो रखा हुआ रहेगा। दूसरी बात, सर्जिकल प्रोसीजर, सर्जरी करते हैं, सीरा फाड़ा करते हैं। जब लंबी सर्जरी होती है, लॉन्ग सर्जरी होती है, आपने देखा होगा कि हार्ट की सर्जरी, किडनी का सर्जरी, तो ऐसी परिस्थिति के अंदर लंबे ऑपरेशन के अंदर ब्लीडिंग होगी और उस कंडीशन के अंदर ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना पड़ेगा। तो कई ऐसी सर्जिकल प्रोसीजर होते हैं, उसके अंदर भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना पड़ता है। नेक्स्ट, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। अब बच्चों, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया का मतलब क्या हुआ? मैंने आपको बताया था कि ये थ्रोम्बो इज रिलेटेड टू क्लॉट बनना, और यहां पे क्या लिखा हुआ, थ्रोम्बोसाइटो और पीनिया। पीनिया का मतलब होता है डिक्रीज। बच्चों, जिस वर्ड के पीछे पीनिया रहता है उसका मतलब होता है डिक्रीज, और साइटो का मतलब होता है सेल, और थ्रोम्बो इज रिलेटेड टू प्लेटलेट्स। तो यदि मैं कहूं कि बॉडी के अंदर प्लेटलेट्स की मात्रा कम हो जाती है, ए डिक्रीज प्लेटलेट्स काउंट ए नॉन एज द थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया की कंडीशन में भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं। क्या करेंगे, प्लेटलेट्स, तो प्लेटलेट्स क्या है, ब्लड कंपोनेंट्स है। तो इस प्रकार से मैं कहूं कि आपने देखा होगा कि जब डेंगू होता है तो उस परिस्थिति के अंदर ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं, प्लेटलेट्स चढ़ाते हैं। तो यही है, ऐसी कंडीशन के अंदर थ्रोम्बोसाइटोपिनिया है, या ब्लड का कैंसर है, बस ब्लड बन ही नहीं रहा है, ठीक है ना। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर क्या करेंगे, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेंगे। तो ये इंडिकेशन है। तो इंडिकेशन के अंदर तो बच्चों आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, सारे लोग भी जानते हैं, खून की कमी होगी, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेंगे। कोई भी सर्जरी हो रही है, लंबी सर्जरी है, लॉन्ग सर्जरी है, उस कंडीशन में ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेंगे। यदि कहीं एक्सीडेंट हुआ है जिसके अंदर सीवियर ब्लड लॉस हुआ है, उस कंडीशन में भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेंगे। यदि डिलीवरी के अंदर है तो उसी कंडीशन में भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने की नौबत आ सकती है। और कई ऐसे थ्रोम्बोसाइटोपिनिया है, उसमें भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेंगे। एंड पार्टम हेमरेज, पोस्ट पार्टम हेमरेज, एपीएस, पीपीएस, ऐसी कंडीशन के अंदर भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जा सकता है। आया समझ में? अब देखिएगा, नेक्स्ट बात करते हैं, पर्पज ऑफ द ब्लड ट्रांसफ्यूजन। उद्देश्य क्या है, क्यों करते हैं, क्या पर्पज है। इंडिकेशन तो पढ़ लिए, अब पर्पज की बात करते हैं। अचानक कम हुए ब्लड वॉल्यूम को करेक्ट करना। आपने देखा होगा कि सीवियर ब्लीडिंग हुआ है, सीवियर हेमरेज हुआ है, उस कंडीशन के अंदर बॉडी के अंदर ब्लड का अमाउंट से वो कम हो जाएगा। जब बॉडी के अंदर ब्लड का अमाउंट कम है तो उस कंडीशन के अंदर हार्ट को ब्लड कम मिलेगा। जब हार्ट को ब्लड कम मिलेगा तो हार्ट काम करना बंद कर देगा या धीरे कर देगा। जब बॉडी पंप कम करेगा
जिसकी वजह से बॉडी के अंदर, पूरे बॉडी के अंदर ब्लड है वो सप्लाई नहीं हो पाएगा, ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट नहीं होगी, उनको न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा सेल या टिश्यू को। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेंगे, ये इसका एक पर्पज है। दूसरा, एनीमिया के दौरान हीमोग्लोबिन लेवल का इम्प्रूव करना। जब मरीज को एनीमिया है, ऐसी कंडीशन के अंदर एनीमिया की डेफिनेशन बच्चों इतना ध्यान रखना कि आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन के काउंट का कम हो जाना एनीमिया कहलाता है। जब एनीमिया होता है तो उस कंडीशन के अंदर हीमोग्लोबिन के काउंट कम होंगे। जब हीमोग्लोबिन के काउंट कम होंगे, ऐसी परिस्थिति के अंदर हीमोग्लोबिन क्या काम करता है? हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को बाइंड बना करके पूरे बॉडी के अंदर ले जाएगा, सेल टिश्यू को जहां पे ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी वहां तक ले जाकर के उनको प्रोवाइड करवाएगा। तो ऐसी कंडीशन के अंदर हीमोग्लोबिन कम है तो उसको इंप्रूवमेंट करने के लिए। तीसरा, आवश्यकता अनुसार डब्ल्यूबीसी। बच्चों, डब्ल्यूबीसी का मतलब होता है व्हाइट ब्लड सेल प्लेटलेट्स काउंट को इंप्रूवमेंट करना। यदि डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट्स है वो कम है तो उसको क्या करना? इंप्रूवमेंट करना। आवश्यकता अनुसार रोगी के ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर, ब्लड के अंदर पाए जाने वाले ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर एंड एंटीबॉडीज प्रदान करना। ठीक है ना? तो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं ये प्रोवाइड करने के लिए, एंटीबॉडीज देने के लिए, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के काउंट को इंप्रूवमेंट करने के लिए, हीमोग्लोबिन लेवल को इंप्रूवमेंट करने के लिए और अचानक कम हुए ब्लड वॉल्यूम को सही करने के लिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं। ये इसके क्या है? पर्पज है, ये उसका उद्देश्य है। आया? यहां तक समझ में आया? बिल्कुल आया। अब देखिएगा नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ द ब्लड कंपोनेंट्स। अब हेडिंग डालिएगा बच्चों, ए टाइप्स ऑफ द ब्लड कंपोनेंट्स। ए टाइप्स ऑफ द ब्लड कंपोनेंट्स। ब्लड कंपोनेंट्स के कौन कौन से टाइप्स होते हैं उसके बारे में बात करते हैं बच्चों। अब देखिएगा, ब्लड कंपोनेंट्स के बारे में बात करें, आपने देखा होगा कि हॉस्पिटल के अंदर मरीज आता है, उसकी जांच करते हैं, उस जांच के अंदर होल ब्लड, किसी को होल ब्लड चढ़ाते हैं, किसी को डब्ल्यूबीसी चढ़ाते हैं, किसी को प्लेटलेट चढ़ाते हैं, किसी को प्लाज्मा चढ़ाते हैं, किसी को फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा चढ़ाते हैं। अलग अलग चढ़ाते हैं, अलग अलग आवश्यकता अनुसार। तो इस प्रकार से मैं कहूं कि ब्लड कंपोनेंट्स के अंदर क्या क्या होता है, क्या क्या पाया जाता है। देखो, ये पाए जाते हैं, एक तो होता है होल ब्लड, इसके अंदर क्या रहेगा? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा, ये सारे रहेंगे, जिसको बोलते हैं होल ब्लड। ये डिसाइड होता है डायग्नोसिस के ऊपर, ये डिसाइड होता है डॉक्टर के द्वारा। दूसरी बात करते हैं, एक होता है पैक्ड रेड ब्लड सेल, आरबीसी, प्लेटलेट्स, क्लॉटिंग फैक्टर, व्हाइट ब्लड सेल और प्लाज्मा। तो ये इतने प्रकार के कंपोनेंट्स होते हैं। परंतु आपने देखा होगा कि जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं, उस परिस्थिति के अंदर एक थैली के अंदर, एक पन्नी के अंदर ब्लड होता है, वो कितना ml होता है? यदि मैं कहूं कि होल ब्लड है, तो इसके अंदर यदि होल ब्लड है तो उसकी मात्रा होती कितनी बच्चों? 350 ml। 350 ml होती है। ए 1 यूनिट इक्वल 350 ml, जिसके अंदर 300 ml तो ब्लड होता है। 300 ml तो क्या होता है? ब्लड होता है। और 50 ml क्या होगा? एंटीकोगुलेंट होगा, एंटीकोएगुलेंट होगा। अब होल ब्लड के अंदर बच्चों 1 यूनिट, जैसे कई डॉक्टर क्या लिखते हैं? 1 यूनिट बीटी, 1 यूनिट ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना है। तो 1 यूनिट इक्वल कितना होता है, किसके बराबर होता है? तो उसके लिए अपन क्या करेंगे? 300 ml, 350 ml होल ब्लड होगा, जिसके अंदर मैं कहूं कि 300 ml तो ब्लड रहेगा और 50 ml एंटीकोगुलेंट होंगे।
एंटीकोगुलेंट वह पदार्थ या वह सबस्टेंस जो ब्लड के क्लॉट को नहीं बनने दे, ब्लड है, ब्लड का क्लॉट नहीं बनने दे, इसके लिए एंटीकोगुलेंट उसके अंदर डाल दिया जाता है। ठीक है। उसके बाद में आरबीसी की बात करें तो 250 से 300 ml, 250 से 300 ml होता है 1 यूनिट के बराबर। प्लेटलेट्स होता है 50 ml से 70 ml के बराबर, 1 यूनिट 50 to 70 ml। और ये प्लेटलेट्स है ये इतना होता है। ठीक है बच्चों। उसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं, देखिएगा आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा FFP, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा होता है वो 200 ml से 250 ml तक। ठीक है। और ये होता है आरबीसी मैंने कितना लिखा, 250 से 300 नहीं, 250 तक। ठीक है बच्चों, ये 1 यूनिट के बराबर होता है। आया समझ में। प्लेटलेट्स होते हैं वो फास्टली सड़ाते हैं 15 से 30 मिनट के अंदर, 50 to 70 ml होते हैं और 15 से 30 मिनट के अंदर सड़ा दिया जाता है, फास्टली सड़ाते हैं बच्चों। और ये होल ब्लड होता है वो कम से कम 4 घंटे के अंदर अंदर सड़ जाना चाहिए। 4 घंटे से ज़्यादा टाइम नहीं होना चाहिए, नहीं तो क्या हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, सेप्टिसीमिया हो सकता है, ब्लड खराब हो सकता है। इस बात का क्या रखना है, ध्यान रखना है। मैं लास्ट में आपको बताऊंगा कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन के अंदर विशेष प्रिकॉशन क्या ध्यान रखना है, क्या क्या सावधानियां बरतनी है, किस कंडीशन में क्या हो सकता है, यदि मरीज को कोई रिएक्शन होता है तो क्या करना होगा, उसके बारे में अपन बात करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं प्रोसीजर ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन। अब ब्लड ट्रांसफ्यूजन की प्रोसीजर क्या होती है। अब प्रोसीजर के बारे में मैं बात करूं, जैसे मैं हॉस्पिटल के अंदर बारे में बात करें, इसकी लैंग्वेज को मैं हल्का सा छोड़ देता हूं, पढ़ाऊंगा। हॉस्पिटल में मरीज आया, इमरजेंसी में आया, डायग्नोसिस करवाया, मालूम पड़ा कि ये पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम द एनीमिक। ऐसी कंडीशन के अंदर डॉक्टर ने जो बेड हेड टिकट है जिसको BST बोलते हैं, उस पर उन्होंने लिख दिया 1 यूनिट ब्लड ट्रांसफ्यूजन BT। तो ऐसी कंडीशन के अंदर डॉक्टर ने लिख दिया। अब डॉक्टर के द्वारा लिखा गया प्रेस्क्रिप्शन है वो एक नर्सिंग स्टाफ के पास में आएगा। अब नर्सिंग स्टाफ क्या करेगा, ब्लड ट्रांसफ्यूजन वाला फॉर्म भरेगा। फॉर्म भरने के बाद में जो डॉक्टर के निर्देश के अनुसार क्या डॉक्टर ने बोला गया है, उस कंडीशन के अंदर एक उस मरीज का सैंपल लिया जाएगा। उस सैंपल के साथ में ब्लड ट्रांसफ्यूजन फॉर्म भर करके उस मरीज से, उस पर्सन से, उस व्यक्ति से साइन सिग्नेचर करवाएंगे, है ना, कंसेंट फॉर्म लेंगे। उसके बाद में क्या करेंगे, ब्लड बैंक जाना है। ब्लड बैंक जा करके वो सारा जो उस मरीज का क्रॉस चेक करना जरूरी है, जैसे कौन सा ग्रुप है, ग्रुप क्या है, मतलब उस मरीज का ग्रुप क्या है, किस ग्रुप की कैटेगरी का कौन सा ब्लड दिया जाएगा, कौन डोनर है, कौन रिसिपिएंट है, कौन सा देना है, कौन सा लेना है। तो एक सैंपल ले लेंगे, ले जाकर के लेबोरेटरी के अंदर दे देंगे, ब्लड बैंक के अंदर दे देंगे। और ब्लड बैंक वाला क्या करेगा कि मान लीजिए O ब्लड ग्रुप है तो कौन सा ब्लड चढ़ेगा, AB ब्लड ग्रुप है तो कौन सा होगा, तो वो ब्लड बैंक वाले वहाँ से उस हिसाब से वो वापस ब्लड देंगे। उसमें एक येलो स्लिप आती है और उसके बाद में ब्लड दे देंगे। ब्लड आपने देखा होगा कि ब्लड होता है ठंडा होता है, उसको एक बॉडी टेम्परेचर पे नॉर्मल करना होता है। तो उस कंडीशन में ब्लड वापस जब आपके पास में आता है, उस कंडीशन में सबसे पहले ब्लैंकेट है। कई लोग क्या करते हैं कि इसके अंदर ये ऊपर वाला बटन खोल करके पेट के पास में रखते हैं और घूमते रहते हैं, ब्लड ठंडा कर रहे, गर्म कर रहे हैं, ठीक है ना। नहीं, ब्लड को ब्लैंकेट है उससे कवर कर लो, थोड़ा टाइम तक कवर करके रखोगे, वो बॉडी टेम्परेचर का नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा। उसके बाद में ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने से पहले डॉक्टर के नोट्स लिखवा देने वापस। उसके बाद में BP, पल्स, टेम्परेचर, वाइटल साइन चेक करना है। और उस चेक करने के बाद में सारी प्रक्रिया है वो मरीज को बता देना है कि हम ब्लड आपका ट्रांसफ्यूजन कर रहे हैं, इसका इंडिकेशन ये होता है, इसलिए चढ़ा रहे हैं। यदि किसी भी प्रकार की कोई भी एबनॉर्मल घटना, रिएक्शन, खुजली
और यदि ऐसा कोई आपको एबनॉर्मल दिख रहा है तो ऐसी कंडीशन में तुरंत इन्फॉर्म करना है, ठीक है। उसके बाद में ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए अलग से आईवी सेट लगाना है। आईवी सेट लगाने के बाद में, आईवी सेट नहीं, आईवी कैनुला लगाना है। आईवी कैनुला लगाने के ब्लड बीटी सेट लगा करके ब्लड ट्रांसफ्यूजन स्टार्ट करना है। शुरुआती कंडीशन के अंदर ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं, ऐसी परिस्थिति के अंदर ब्लड है वो धीरे धीरे बूंद जाना चाहिए। मैं कहूँ कि 1 मिनट के अंदर 8 से 10 बूंद, 1 मिनट के अंदर 8 से 10 बूंद टपक 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 गिरना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में आधा घंटा के बाद में हल्की सी थोड़ी क्या करना है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की रेट को बढ़ा देना है। उसके बाद में उस मरीज के पास में नर्सिंग स्टाफ को स्टे रहना है, रुकना है, क्योंकि आपने देखा होगा कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन के अंदर रिएक्शन होगी तो शुरुआती आधा घंटा के अंदर हो सकती है, नहीं तो फिर बाद में नहीं होगी। तो ऐसी कंडीशन के अंदर आधा घंटा तक कम से कम उस मरीज के पास में रुक के रहना है, ठीक है। उसके बाद में ब्लड ट्रांसफ्यूजन कंप्लीट होता है तो उसको डिस्कनेक्ट करना है। कब ब्लड ट्रांसफ्यूजन स्टार्ट कर रहे हैं, किस प्रकार से किया जा रहा है, कौन सा ब्लड ट्रांसफ्यूजन दे रहे हैं, टाइम है, वो सारा नर्सिंग नोट्स के अंदर लिखना है। ये तो हो गया ब्लड ट्रांसफ्यूजन की बेसिक प्रक्रिया। अब बात करते हैं इसके अंदर क्या दिया हुआ है, प्रोसीजर ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन की प्रक्रिया में मेनली निम्न फेस होते हैं। सबसे पहले है कलेक्शन ऑफ द ब्लड। रक्तदान की प्रथम अवस्था में उपयुक्त डोनर से ब्लड कलेक्ट किया जाता है और ये डोनर निम्न प्रकार के हो सकते हैं। अब बात करूं कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन किसी को करना है तो ऐसी परिस्थिति के अंदर देने वाला भी होना चाहिए। तो सबसे पहले डोनर का सिलेक्शन किया जाता है। डोनर 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होता है ऑटोलोगस और एक होता है एलोजेनिक। इस कंडीशन में देखो, ऑटोलोगस कंडीशन वह कंडीशन जिसके अंतर्गत इसमें रिसिपिएंट स्वयं ही डोनर होता है, मतलब कि उस व्यक्ति का ही ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना। जैसे कि मैं कहूं कि उसका सर्जरी हो रहा है, सर्जरी के दौरान ब्लीडिंग हो रहा है, उस ब्लीडिंग को, उस ब्लड को कलेक्ट किया जाता है और उसी का ही ब्लड उसको ट्रांसफ्यूज किया जाता है। तो खुद का ब्लड खुद को ट्रांसफ्यूजन करना, ऐसी कंडीशन को क्या बोलते हैं, ऑटोलोगस बोलते हैं। दूसरी बात, यदि मैं कहूं कि एलोजेनिक कंडीशन वह कंडीशन जिसके अंतर्गत इसमें जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन किसी अन्य पर्सन के द्वारा या किसी अन्य पर्सन को ब्लड दिया जाता है, मतलब डोनर अलग होता है, रिसिपिएंट अलग होता है, देने वाला अलग है, लेने वाला अलग है, जिसको बोलते हैं एलोजेनिक कंडीशन। दूसरा आपने देखा होगा कि ब्लड इस प्रकार से ये प्रचलित ज़्यादा है, एलोजेनिक, मतलब किसी से लिया और किसी को चढ़ा दिया, ठीक है। उसके बाद में है ब्लड हमें उपयुक्त डोनर से ही लिया जाता है। इस हेतु आवश्यक है कि उसकी उम्र, अब ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं उस कंडीशन में ये भी ध्यान रखना जरूरी है, किससे ब्लड लेना है, किस परिस्थिति के अंदर लेना है, क्या क्या ध्यान रखना है, क्या क्या सावधानी रखनी है। देखो बच्चों, हमेशा ध्यान रखना है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन है वो डोनर से लेते हैं। उसकी उम्र की बात करते हैं तो उम्र की भी एक रेंज होती है जो 18 वर्ष से 65 ईयर के बीच में होना चाहिए। उसके बाद में एक दूसरी कंडीशन है कि पिछले 3 माह में ब्लड डोनेट नहीं किया होना जरूरी है ना। 3 महीने के बाद में हर एवरी 3 मंथ आफ्टर ए ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जा सकता है, ठीक है ना। तो पिछले 3 महीनों से पहले ब्लड ट्रांसफ्यूजन ने किया हो, एज कितनी हो, 18 से 65 हो, ऐसा पर्सन जिसको HIV, हेपेटाइटिस, हार्ट डिजीज, रीनल डिजीज आदि से फ्री हो, ये इस प्रकार के इन्फेक्शन नहीं हो, HIV हो, हेपेटाइटिस हो, कार्डियक डिजीज हो या रीनल डिजीज हो, ऐसे से इस प्रकार का पर्सन न हो, उसका ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाता है या उसके द्वारा लिया जाता है ब्लड और किसी को ट्रांसफ्यूजन किया जाता है। मोस्ट केस में ब्लड होल ब्लड के रूप में कलेक्ट किया जाता है। मोस्टली जो ब्लड डोनर से लिया जाता है वो होल ब्लड लिया जाता है, उसके बाद में लेबोरेटरी के अंदर जाकर के उसको फिल्टर किया जाता है, उसको अलग किया जाता है। यदि होल ब्लड चढ़ाना है तो कोई दिक्कत नहीं, परंतु मान लीजिए किसी को प्लाज्मा चढ़ाना है, किसी को प्लेटलेट चढ़ाना है, किसी को RBC चढ़ाना है, किसी को फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा चढ़ाना है, तो इस प्रकार से वो ब्लड बैंक के अंदर क्या किया जाता है, कंपोनेंट्स को अलग अलग किया जाता है, परंतु डोनर से होल ब्लड लिया जाता है तथा एंटीकोगुलेंट के साथ कलेक्ट किया जाता है।
मैंने आपको बोला था कि होल ब्लड के अंदर 350 ml होता है, जिसके अंदर 50 ml एंटीकोगुलेंट्स होते हैं। एंटीकोगुलेंट्स वह सब्सटेंस जो ब्लड को क्लॉट होने से रोकता है, ठीक। हालांकि कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है जिसे अफेरेसिस कहते हैं। इसके द्वारा रेड ब्लड सेल, प्लाज्मा तथा प्लेटलेट्स को इंडिविजुअली भी डोनेट किया जा सकता है। अब अपने ये बात कर लिया कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने के लिए क्या शर्तें होनी चाहिए। एक तो 18 से 65 साल की उम्र, 3 महीने के पहले, 3 महीनों के पहले ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं किया हो, है ना। मेरे कहने का मतलब है कि 3 महीने तक ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं किया हुआ है वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन या ब्लड दे सकता है। दूसरी बात कि SIV है, हेपेटाइटिस है, हार्ट की बीमारी है, किडनी की बीमारी है, ऐसे से फ्री हो, मतलब इस प्रकार की उनको बीमारी नहीं हो, तो उससे ब्लड लिया जा सकता है, वो पर्सन ब्लड दे सकता है। समझ में आ गया। तो इस प्रकार से डोनर का सेलेक्ट कर लिया सबसे पहले कि किससे लेना है, किस प्रकार का होना चाहिए, क्या कंडीशन है, क्या शर्तें हैं, सारी तमाम बातें अपने देख लिया। अब देखते हैं दूसरा है प्रोसेसिंग। अब इस कलेक्टेड होल ब्लड को सेंट्रीफ्यूगेशन द्वारा ब्लड कंपोनेंट जैसे RBC, प्लेटलेट्स, क्लोटिंग फैक्टर, प्लाज्मा, एंटीबॉडीज आदि में सेपरेट किया जाता है। ये सेंट्रीफ्यूगेशन एक मशीन है। इसके दौरान इसके ब्लड के होल ब्लड के अंदर पाए जाने वाले कंपोनेंट्स हैं उसको अलग अलग करके ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाता है। अलग अलग करने की एक मशीन होती है। उसके बाद में जब इस प्रकार से क्या कर दिया बच्चों, प्रोसेसिंग होगी, उसके बाद में टेस्टिंग। अब आपने देखा होगा कि कोई दे रहा है ब्लड तो उसका ले लिया और जिसको जरूरत है उसको दे दिया, नहीं। सबसे पहले टेस्ट करना यह जरूरी है कि उसका ग्रुपिंग है वो मिलता है कि नहीं मिलता है। देने वाला और लेने वाला, पानी पी लेता हूं। बच्चों, देने वाला और लेने वाला ये दोनों मिलान खा रहा है कि नहीं खा रहा है, ये सारी बातें देखना है। अब टेस्टिंग के अंदर क्या क्या देखेंगे, सबसे पहले देखिएगा डोनेटेड ब्लड का ब्लड द्वारा ट्रांसफ्यूजन हो सकने वाली इन्फेक्शन डिजीज जैसे कि SIV, दूसरा है हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C, सिफिलिस आदि की मौजूदगी का पता लगाने के लिए परीक्षण किया जाता है, टेस्ट किया जाता है। एक कंडीशन तो टेस्टिंग में ये करेंगे कि किसी भी प्रकार का कोई भी सीवियर इन्फेक्शन तो नहीं है। मोस्टली ध्यान रखना है बच्चों की SIV और हेपेटाइटिस है, इसका बहुत ध्यान रखना जरूरी होता है। आपने देखा होगा कि ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन की एक कॉम्प्लिकेशन है, इसकी वजह से दिक्कत हो सकता है। नेक्स्ट, ब्लड के रक्त समूह जिसको बोलते हैं ब्लड ग्रुप का परीक्षण किया जाता है कि उसका ब्लड ग्रुप क्या है, देने वाले के अंदर इसमें ब्लड ग्रुप क्या है, लेने वाले का ब्लड ग्रुप क्या है। तो इसके अंदर ABO एंड RS ब्लड ग्रुपिंग को देखा जाता है। तीसरा है कंपेटिबिलिटी टेस्ट, कंपेटिबिलिटी टेस्ट करते हैं। उसके बाद में 4 नंबर पे ब्लड ट्रांसफ्यूजन। अब ट्रांसफ्यूजन के अंदर क्या करते हैं, सभी आवश्यक परीक्षण के बाद रोगी को आवश्यकता अनुसार क्रॉस मैच्ड ब्लड रोगी के ट्रांसफ्यूजन कर दिया जाता है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि सारे परीक्षण हो गए, सारे ब्लड ग्रुपिंग जांच होगी, ABO RS ब्लड कंपोनेंट्स सारे कंपेबिलिटी टेस्ट सारे जांच हो गई। इसके अंदर ये पाया गया है कि मरीज ठीक है, देने वाला भी ठीक है, लेने वाला भी ठीक होगा, किसी भी प्रकार का कोई भी रिएक्शन नहीं होगा। तो इस प्रकार से किया गया ब्लड जांच परीक्षण है जिसको बोलते हैं क्रॉस मैच्ड ब्लड। तो क्रॉस मैच्ड ब्लड मतलब देने वाले का लेने वाले का ग्रुपिंग है, RS फैक्टर है, सारे देख देते हैं। तो क्रॉस चेक किया हुआ ब्लड को क्या करते हैं, ट्रांसफ्यूज करते हैं। अब उसके अंदर जब ट्रांसफ्यूजन करते हैं तो ऐसी कंडीशन में क्या क्या उपकरण की आवश्यकता होती है। अब सारी अपने बात तो कर लिया। अब बात करते हैं बच्चों, नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए आवश्यक उपकरण। अब ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए आप आवश्यक उपकरण की बात करें तो 2 बातें आपको हमेशा के लिए ध्यान रखना है। सबसे पहले मैं कहूं कि बड़ा गेज वाला कैनुला होना जरूरी है।
क्योंकि ब्लड गाढ़ा होता है। ऐसी कंडीशन के अंदर 16 नंबर कैनुला से डोनर से ब्लड लेना है। ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों। 16 नंबर का कैनुला है, ब्लड लिया जाता है, ब्लड लिया जाता है किससे? डोनर से। और रिसिपेंट है उसको 18 नंबर से सटाएंगे। 18 नंबर से ब्लड दिया जाता है, मतलब चढ़ाया जाता है, बीटी किया जाता है। ये ध्यान रखना है, कैन्युला लेने वाले का 16 नंबर से लेकर के निकाल लो और 18 नंबर से लगा दो। मोस्टली बच्चे आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 24 नंबर, 20 नंबर, 22 नंबर से ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं। ऐसी कंडीशन के अंदर ब्लड क्लॉट है या कुछ ब्लड प्रॉपर रूप से नहीं जा पाता है, टाइमली नहीं हो पाता है। एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल ये कहता है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन के टाइम में डोनर, मतलब जिससे ब्लड ले रहे हैं, 16 नंबर कैनुला से लेना है और 18 नंबर कैनुला से रिसिपेंट मतलब चढ़ा देना है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। इसके अंदर अब दूसरा तो क्या जरूरत पड़ेगा? एक तो आईवी कैनुला, एक बीटी सेट, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, उसके बाद में सारे कागजात, स्प्रिट स्वैप, टूर्निकेट, गोज पीस ये बेसिक चाहिए। तो क्या क्या है देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। सबसे पहले तो ब्लड की जरूरत होती है, तो ब्लड डॉक्टर के निर्देशानुसार होल ब्लड, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, प्लाज्मा, कोगुलेंट फैक्टर, जो भी डॉक्टर बोलते हैं वो ले लेना है, पहली बात। दूसरा है ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेट, जिसको बोलते हैं बीटी सेट। आईवी सेट, आईवी कैनुला, आईवी फ्लूइड लगाते हैं तो आईवी सेट लगाते हैं। ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं तो बीटी सेट लगाते हैं। उसके अंदर फिल्टर लगा हुआ रहता है, उसके अंदर जाली होती है। वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए आईवी सेट कभी यूज मत लेना, क्योंकि बीटी सेट के लिए, बीटी सेट ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए आता है, वो स्पेशल होता है, उसके अंदर जाली लगता है, वो फिल्टर होकर के ब्लड सन के जाता है। टूर्निकेट, आईवी कैनुला, कॉटन बॉल्स, स्प्रिट स्वैप, एडेसिव टेप, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, रिकॉर्ड पेन, पेंसिल, रबड़। ठीक है, तो ये तो आप जानते ही हैं कि ये उपकरण होंगे। अब देखिएगा, नेक्स्ट बात करते हैं कॉम्प्लिकेशन। बच्चों, कॉम्प्लिकेशन के बारे में बात करेंगे, ये हिंदी के अंदर है। सबसे पहले है हीमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, जिसके अंदर ये हिंदी में दिया हुआ है। दूसरा है सर्कुलेटरी ओवरलोड, ये सर्कुलेटरी ओवरलोड के अंदर दिया हुआ है बच्चों। उसके बाद में इन्फेक्शन डिजीज का प्रॉपर रूप से नहीं करते हैं तो उस कंडीशन में बीमारी हो सकती है। उसके बाद में सेप्टिसेमिया हो सकता है, सिट्रेट टॉक्सिसिटी हो सकती है, आयरन ओवरलोड हो सकता है, हाइपोथर्मिया हो सकता है, पल्मोनरी इम्बोलिज्म हो सकता है। तो मैं कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो मैं थोड़ा सा आपको इंग्लिश के अंदर बता दूं, हिंदी के अंदर पढ़ लेना। मैंने ग्रुप के अंदर पीडीएफ बच्चों आपको भेज दिया हूं, मैंने ग्रुप के अंदर पीडीएफ बच्चों आपको भेज दिया हूं, वहां से आप देख सकते हैं। दूसरा देखिएगा, हेडिंग डालिएगा कॉम्प्लिकेशन। मैंने आपको ग्रुप के अंदर इस पीडीएफ को भेज दिया है, वहां से हिंदी के अंदर लिख सकते हैं। मैं थोड़ा सा इंग्लिश के अंदर समझा देता हूं, क्योंकि इसके अंदर नर्सिंग इंटरवेंशन भी है। 9470481681, ये मेरे व्हाट्सएप नंबर है बच्चों। यदि आपको पीडीएफ की रिक्वायरमेंट है तो आप मेरे से इस नंबर से ले सकते हैं। अब ब्लड ट्रांसफ्यूजन के अंदर क्या क्या पढ़ लिए, ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्या होता है, क्या क्या इंडिकेशन है, क्या पर्पज है, किस पर्पज से चढ़ाते हैं, ब्लड कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। उसके बाद में ब्लड कंपोनेंट्स के बाद में अभी पढ़ रहे हैं कि कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशन आ सकती है, कौन कौन से, जो उसे ऊपर पढ़े थे अपने, कौन से आर्टिकल्स रिक्वायरमेंट होगी। अब पढ़ रहे हैं कि क्या क्या ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं तो कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशन आ सकती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस कॉम्प्लिकेशन से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर देखने को मिलते हैं।
एक एक के बारे में बताऊंगा। ये जितना इंपॉर्टेंट है इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको जिंदगी के अंदर कहीं पे भी दूसरी बुक से देखने की जरूरत नहीं होगी। और उसके बाद में लास्ट में पढ़ेंगे एक नर्स की ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान क्या क्या भूमिका रहती है, क्या क्या सावधानी बरतनी है, उसके बारे में बात करेंगे। देखिएगा कॉम्प्लिकेशन या जटिलता, आपने देखा होगा कि हर प्रकार की दवाइयां देते हैं तो उसके साइड इफेक्ट होते हैं। उसी प्रकार से ब्लड का साइड इफेक्ट तो और ज्यादा होता है। यदि सावधानी पूर्वक नहीं चढ़ाते हैं तो ऐसी कंडीशन के अंदर मरीज की डेथ भी हो सकती है। ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है। इसलिए कॉम्प्लिकेशन के ऊपर मैं आपको पूरा पढ़ाऊंगा, कहीं पे भाग के जाने की जरूरत नहीं है। देखिएगा सबसे पहले है ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन के अंदर तो एक इमीडिएटली ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, एक तो होता है हाथों हाथ दिक्कत होता है, मरीज को ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रहा है, उस दौरान में एलर्जी है, पसीना है, स्वेटिंग है, इचिंग है, रेसेज है, वो सब देखने को मिलते हैं। हाथों हाथ हो रहा है, एट इमीडिएट कंडीशन होगा। एक होगा रिमोट, लेट, है ना, वो बाद में होगा, ठीक है ना। ब्लड ट्रांसफ्यूजन का असर एक एक साल तक, दो साल तक देखने को मिलता है। देखिएगा इमीडिएटली के अंदर सबसे पहले उस मरीज को यदि ब्लड ट्रांसफ्यूजन में रिएक्शन हो रहा है तो सिल्स होगा, उस मरीज को क्या लगेगा, ठंड लगेगा। दूसरी बात करते हैं डायफोरेसिस कंडीशन होगी, उसको पसीना आएगा। सिल्स, ठंड लगना। डायफोरेसिस का मतलब होता है स्वेटिंग, एंड एक्सेसिव स्वेटिंग होगा, उसको पूरा शरीर पसीना पसीना हो जाएगा, उसके कपड़े गीले हो जाएंगे पानी से। उसके बाद में मेलेल्जिया, बैकएक, चेस्ट पेन देखने को मिलेगा, ठीक है ना, उसको कमर दर्द है, चेस्ट पेन देखने को मिलेगा। मेलेल्जिया मसल्स पेन देखने को मिलेगा, रेसेज देखने को मिलेगा, शरीर पे क्या आएगा, रेसेज आएंगे। उसके बाद में इचिंग होगी, खुजली होगी, और सूजन है, स्वेलिंग है, ये देखने को मिलती है। तो ये कंडीशन देखने को मिलती है, ये इमीडिएटली होने वाली रिएक्शन होती है। इसलिए आपने देखा होगा कि जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं उससे पहले वाइटल साइन को चेक कर लेते हैं कि उस मरीज का क्या क्राइटेरिया था। उसके बाद में देखते हैं कि रैपिड पल्स रेट देखने को मिलेगी, उसको मरीज को ट्रेकिकार्डिया हो जाएगा, ए पल्स रेट मोर देन 100 बीट पर मिनट, तो इसमें ट्रेकिकार्डिया देखने को मिलेगा। डिस्पनिया रहेगा, मरीज को सांस लेने में तकलीफ होगा। डिस्पनिया इज रिलेटेड टू ए डिफिकल्टी इन द ब्रीथिंग, सांस लेने में तकलीफ, जिसको बोलते हैं डिस्पनिया कंडीशन देखने को मिलेगी। उसके बाद में पेलोर है, साइनोसिस है, हेडेक है ना, साइनोसिस, ब्लूइश डिस्कलेशन ऑफ द स्किन, साइनोसिस कंडीशन हो जाएगी, स्किन का कलर होगा वो नीला पड़ जाएगा, ठीक है ना। तो ये साइनोसिस कंडीशन हो जाएगी, पेलोर कंडीशन हो जाएगी, हेडेक देखने को मिलेगा। तो ये इमीडिएटली होने वाली रिएक्शन है, इसलिए ध्यान रखना है। मैंने आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान ये बताया था कि उस व्यक्ति को जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं उस दौरान में मरीज के पास में शुरुआती 15 से 20 मिनट तक या आधा घंटा तक स्टे करना है। दूसरी बात, जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं तो शुरुआती जो ड्रॉप गिरती है वो 8 से 10 बूंद से ज्यादा नहीं होनी चाहिए 1 मिनट के अंदर, 8 to 10 ड्रॉप पर मिनट। शुरुआती कंडीशन के अंदर ये ध्यान रखना है बच्चों, 8 to 10 ड्रॉप्स, 10 ड्रॉप पर मिनट, ठीक है ना। कब? इनटू 15 से 30 मिनट तक। उसके बाद में ड्रॉप को इंक्रीज कर सकते हैं डॉक्टर के निर्देशानुसार। ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं तो कंप्लीट ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए टाइम की रिक्वायरमेंट होती है 4 आवर, 4 घंटे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बस इतनी बेसिक बातें आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में ये अपने जो बात किया था वो इमीडिएटली होने वाली इमीडिएटली ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। अब बात करते हैं डिले ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन अकर डे टू ईयर आफ्टर ए ट्रांसफ्यूजन। अब ये क्या बोल रहा है कि डिले ट्रांसफ्यूजन के अंदर क्या होगा कि कुछ दिनों से लेकर के, कुछ महीनों से लेकर के 1 साल तक या 1 साल के बाद तक भी रिएक्शन देखने को मिल सकती है, उसके साइड इफेक्ट देखने को मिल सकता है। अब देखते हैं, सबसे पहले क्या देखने को मिलेगा, फीवर देखने को मिलेगा, माइल्ड जॉन्डिस होने की संभावना रह सकती है, पीलिया हो सकता है, ए डिक्रीज हेमेटोक्रिट लेवल, हेमेटोक्रिट लेवल होता है वो कम हो सकता है, ठीक है ना। यदि मैं कहूं कि यदि फीवर है, माइल्ड जॉन्डिस है या डिक्रीज हेमेटोक्रिट लेवल है
तो ऐसी परिस्थिति के अंदर इंटरवेंशन क्या करेंगे? यदि डिले ट्रांसफ्यूजन हो रहा है, डिले ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर फीवर है, माइल्ड जॉन्डिस है या डिक्रीज हेमेटोक्रिट लेवल है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर क्या करना होगा? सबसे पहले स्टॉप द ट्रांसफ्यूजन इमीडिएटली। जैसे ही मैं कहूं कि मरीज को इमीडिएटली ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हो रहा है, मरीज लेटा हुआ है, ब्लड चल रहा है और मरीज को क्या हो गया? रिएक्शन हो गया। रिएक्शन में क्या? इमीडिएटली रिएक्शन के अंदर उसको सिल्स रहेगा, डाइफोरेसिस कंडीशन होगा, डिस्पनिया होगा, ट्रेकिकार्डिया होगा, उसको रेसेस देखने को मिलेंगे, उसको इचिंग होगा, शरीर पे सूजन आ जाएगी। इस कंडीशन के अंदर सबसे पहले एक नर्सिंग प्रायोरिटी रहती है, एक नर्स की एक महत्वपूर्ण भूमिका रहती है कि सबसे पहले स्टॉप द ब्लड ट्रांसफ्यूजन। इट इज द वेरी इंपॉर्टेंट एंड फर्स्ट प्रायोरिटी ऑफ द नर्स ड्यूरिंग द केयर या ड्यूरिंग द ट्रांसफ्यूजन ऑफ द ब्लड टू द पेशेंट। अंडरस्टैंड? अब देखिएगा, इंटरवेंशन के अंदर सबसे पहले मैं बात करूं कि सबसे पहले क्या करेंगे? स्टॉप द ब्लड ट्रांसफ्यूजन इमीडिएटली। आपने देखा होगा कि कई ऐसे पर्सन एक फॉल्टी टेक्निक यूज करते हैं जिसके अंतर्गत रिएक्शन होती है, दौड़ करके डॉक्टर को बुलाते हैं। नहीं, सबसे पहले इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी यह है कि स्टॉप द ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड आफ्टर द कॉल या आफ्टर द इन्फॉर्म द डॉक्टर। दूसरी प्रायोरिटी, कीप द IV लाइन ऑफन विथ द 0.9% ऑफ द नॉर्मल सलाइना। ब्लड ट्रांसफ्यूजन स्टॉपेज जो है वो बंद कर दिया। बंद करने के बाद में IV जो कैनुला है, जो IV सेट है, उसके अंदर NS स्टार्ट कर देना है। उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन है उसको डिस्कनेक्ट किया और उसके बाद में उस वाले रूट से क्या कर दिया? उस कैनुला के अंदर क्या लगा दिया? NS लगा दिया 0.9%। दूसरा, कोई भी फ्लूइड नहीं लगाना, ध्यान रखना। जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं उस कंडीशन के अंदर ओनली जो फ्लूइड लगेगा वो NS लगेगा। यदि मैं कहूं कि मरीज को बहुत सारी बोतलें चढ़ रही है, जैसे DNS है, NS है, 5% डेक्सट्रोज है, ऐसी कंडीशन के अंदर एक हाथ के अंदर ओनली ब्लड ट्रांसफ्यूजन वाला कैनुला होगा, दूसरे के अंदर कोई दूसरा बोतल लगा लो। परंतु ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रहा है उस कंडीशन के अंदर यदि कोई रिएक्शन हो गया है या उस पाइप को क्लियर, उस लाइन को क्लियर करना है तो NS लगाना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले BT को स्टॉप किया, उसके बाद में IV लाइन को क्लीन करने के लिए 0.59% नॉर्मल सलाइना स्टार्ट किया। प्रिफेयर टू एडमिनिस्टर इमरजेंसी मेडिकेशन सच एज द कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स एज पर प्रेस्क्राइब्ड। और उसके बाद में कॉर्टिकोस्टेरॉइड स्टेरॉइड्स दे देना है। ठीक है ना, एज पर प्रेस्क्राइब्ड। डॉक्टर के द्वारा, डॉक्टर नोट्स डालते हैं ना, उसमें लिख देते हैं। ठीक है, या डॉक्टर जो बोलते हैं उसके अकॉर्डिंग कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स ड्रग्स देते हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट इंटरवेंशन होती है जब इमीडिएटली ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन देखने को मिलती है तब। आया समझ में? दूसरी कॉम्प्लिकेशन के बारे में बात करें, सर्कुलेटरी ओवरलोड। सर्कुलेटरी ओवरलोड का मीन्स ये हुआ कि आपने देखा होगा कि मरीज है, भर्ती है, उसको IV फ्लूइड चल रहा है, आप पानी की बोतलें सट रही है और नेसेसरी हो गया है ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने का। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं, ध्यान नहीं रखते हैं, पूरा कैलकुलेशन नहीं करते हैं इनपुट आउटपुट का। ऐसी कंडीशन के अंदर बॉडी के अंदर फ्लूइड की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी। तो इस बॉडी के अंदर फ्लूइड की मात्रा का ज़्यादा होना सर्कुलेटरी ओवरलोड कहलाता है। ठीक है, अब देखिएगा, अकर ड्यू टू ए रैपिड ट्रांसफ्यूजन ऑफ द ब्लड। ये क्या किस कंडीशन में होता है? जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं, रैपिड करते हैं, जल्दी करते हैं, जब फास्ट ब्लड चढ़ाया जाता है, ऐसी कंडीशन के अंदर सर्कुलेटरी ओवरलोड होने की संभावना मिलती है। क्या क्या साइन सिम्टम देखने को मिलेगा जब सर्कुलेटरी ओवरलोड होगा? ऐसी कंडीशन के अंदर क्या क्या सिम्टम देखने को मिलेगा? उस मरीज को खांसी होगी, उस मरीज को डिस्पनिया होगा, सांस लेने में तकलीफ होगी, उसको चेस्ट पेन होगा, उसको हाइपरटेंशन मतलब BP उसकी बढ़ जाएगी, और स्लो द रेट ऑफ इन्फ्यूजन। स्लो द रेट ऑफ इन्फ्यूजन क्या क्या होगा? एक तो उसको खांसी आएगा, उसको डिस्पनिया होगा, सांस में तकलीफ होगा, चेस्ट दर्द, चेस्ट पेन होगा, उसका BP बढ़ जाएगा
और उसके बाद में जो ट्रांसफ्यूजन हो रहा है वो क्या हो जाएगा, धीरे हो जाएगा, क्योंकि ब्लड वेसल्स के अंदर बढ़ाव पूरा आ गया है, ठीक है ना, आगे नहीं खींच पा रहा है। ऐसी कंडीशन के अंदर सबसे पहले क्या करेंगे, एडमिनिस्टर ऑक्सीजन, ऐसी कंडीशन के अंदर बच्चों यहां तक है, साइन तक ही है। अब यहां पे इंटरवेंशन के अंदर क्या करेंगे, इंटरवेंशन, सर्कुलेटरी ओवरलोड तो हो गया। तो ऐसी कंडीशन के अंदर सर्कुलेटरी ओवरलोड होता है तो जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन रैपिड हो रहा है उसको धीमा कर दो, स्लो द रेट ऑफ इन्फ्यूजन, धीरे कर दो, पहला। दूसरा है उस मरीज को सांस में तकलीफ हो रही है, ऑक्सीजन दे दो, एडमिनिस्टर ऑक्सीजन 2 लीटर पर मिनट, इस हिसाब से ऑक्सीजन स्टार्ट कर दो। तीसरा है डायूरेटिक्स, डॉक्टर के निर्देशानुसार। डायूरेटिक्स का मतलब होता है यूरिन का प्रोडक्शन को बढ़ा दो। ऐसी दवाइयां जो यूरिन के प्रोडक्शन को बढ़ा देते हैं, जैसे लेसिक्स देते हैं जिसको फ्रूसामाइड के नाम से जाना जाता है, और जैसे ही लेसिक्स देंगे तो बॉडी के अंदर फ्लूइड की मात्रा ज्यादा हुई है तो वो जब ब्लड किडनी के अंदर फिल्टर होने के लिए जाएगा तो यूरिन के थ्रू ब्लड को फ्लूइड है, पानी है, उसको क्या कर देगा, बाहर निकाल देगा, जिसकी वजह से क्या होगा, सर्कुलेटरी ओवरलोड है वो कम हो जाएगा। डायूरेटिक्स देते हैं। उसके बाद में मॉर्फिन सल्फेट देते हैं। मॉर्फिन सल्फेट एनाल्जेसिक ड्रग्स है टू प्रिवेंट द चेस्ट पेन को रोकने के लिए। तो इस प्रकार से यदि सर्कुलेटरी ओवरलोड है तो ऐसी कंडीशन में सबसे पहले आईवी इन्फ्यूजन है उसको कम कर देंगे। दूसरा क्या करेंगे, ऑक्सीजन देंगे, डायूरेटिक्स देंगे और साथ साथ में मॉर्फिन सल्फेट दे देंगे, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं सेप्टिसेमिया। अब नेक्स्ट बात करते हैं सेप्टिसेमिया के बारे में। बच्चों जिस वर्ड के पीछे MIA है इसका मतलब होता है ब्लड, और सेप्टिस इज रिलेटेड टू इन्फेक्शन। तो सेप्टिसेमिया मीन्स ए पैथोजेनिक एजेंट फाउंड इन द ब्लड, मतलब ब्लड का इन्फेक्शन होना सेप्टिसेमिया कहलाता है। अकर ड्यू टू ट्रांसफ्यूजन ऑफ द ब्लड इन्फेक्टेड विद द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सेप्टिसेमिया मीन्स ए पैथोजेनिक एजेंट फाउंड इन द ब्लड। ए माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इन्फेक्टेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है ब्लड के अंदर, सेप्टिसेमिया बोल सकते हैं। आपने देखा होगा कि मैंने बोला था कि लंबे टाइम तक ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है तो उस कंडीशन के अंदर इन्फेक्शन होने की चांस रहते हैं। उस कंडीशन में मरीज को सेप्टिसेमिया हो सकता है, ब्लड के अंदर इन्फेक्शन होने की संभावना रहती है। सिल्स, हाई फीवर, उसको सर्दी लगेगी। ऐसी कंडीशन के अंदर यदि सेप्टिसेमिया कंडीशन है तो उसको हाई फीवर रहेगा, ज्यादा बुखार रहेगा, उस मरीज को वॉमिटिंग होगा, उसको हाइपोटेंशन रहेगा, बीपी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्या करेंगे, एडमिनिस्टर O2, ठीक है ना, ऑक्सीजन देंगे मरीज को। यदि सेप्टिसेमिया की कंडीशन के अंदर ऑक्सीजन देंगे। फ्लूइड में कौन सा स्टार्ट करेंगे, NS स्टार्ट करेंगे, और एंटीबायोटिक्स देंगे। क्योंकि क्या हुआ है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन द ब्लड, ए पैथोजेनिक एजेंट प्रेजेंट इन द ब्लड, उस कंडीशन के अंदर क्या देंगे, एंटीबायोटिक देंगे एज पर डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन। आया समझ में। तो इस प्रकार से सेप्टिसेमिया हो गया तो उसका ट्रीटमेंट कर दिया। नेक्स्ट बात करते हैं आयरन ओवरलोड। उसके बाद में है आयरन ओवरलोड। अब क्या होता है आयरन ओवरलोड, ब्लड के अंदर क्या होता है, आयरन ही होता है। अब देखिएगा, अकर इन द क्लाइंट हु आर chronically depend on the blood transfusion such as the client with the anemia या thrombocytopenia। यदि ज्यादा ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रहा है तो ऐसी कंडीशन के अंदर बॉडी के अंदर किसका एक्यूमुलेशन हो जाएगा, आयरन का। तो बॉडी के अंदर एक आयरन की ज्यादा मात्रा होना आयरन ओवरलोड कहलाता है। तो आयरन ओवरलोड है
या ज़्यादा मात्रा है तो ऐसी कंडीशन के अंदर उसका एंटीडोट देते हैं। आयरन का एंटीडोट है एंटीडोट डेस्फेरोएक्सामाइन, जिसको बोलते हैं डेस्फेरॉल। आयरन का एंटीडोट है डेस्फेरॉल। अब ये बढ़ी हुई आयरन की मात्रा को कम करता है, ठीक है। एडमिनिस्टर आईवी या सबक्यूटेनस रूट रिमूव द एक्यूमुलेशन आयरन वाया द किडनी के थ्रू वो क्या कर देगा, डाल देगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आयरन ओवरलोड होता है, इसको ठीक करने के लिए क्या करेंगे, डेस्फेरोएक्सामाइन देंगे। ये इसका क्या है, आयरन का एंटीडोट है। उसके बाद में यूरिन टर्न रेड एज आयरन इज एक्सक्रेटेड थ्रू द किडनी। यूरिन का कलर कैसा हो जाएगा, रेड हो जाएगा, ड्यू टू आयरन बाहर निकल रहा है उस, ठीक है ना, इस कारण से। उसके बाद में एक कॉम्प्लिकेशन होती है हाइपोकैल्सीमिया। एक कॉम्प्लिकेशन होती है ब्लड ट्रांसफ्यूजन की। जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं तो डिले कॉम्प्लिकेशन के अंदर बॉडी के अंदर कैल्शियम की मात्रा कम हो जाती है। ए डिक्रीज कैल्शियम लेवल इन द ब्लड ए नॉन एज द हाइपोकैल्सीमिया। देखो, जिस वर्ड के आगे हाइपो रहता है उसका मतलब होता है कम, और MIA का मतलब होता है ब्लड, और कैल्सीमिया मतलब कैल्शियम। तो ब्लड के अंदर कैल्शियम की मात्रा कम होना यह भी एक कॉम्प्लिकेशन है, हाइपोकैल्सीमिया। अब ये क्यों होता है, कैसे होता है? इट अकर ड्यू टू सिट्रेट टॉक्सिसिटी। मैंने आपको बताया था कि जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं या ब्लड एक यूनिट के अंदर 350 ml ब्लड होता है या 250 ml ब्लड होता है, इसके अंदर 50 ml क्या मिलाया होता है, सिट्रेट मिलाया होता है, जिसको एंटीकोगुलेंट बोलते हैं। और जब एंटीकोगुलेंट मिलाते हैं तो इसके अंदर क्या होता है कि ज्यादा दिन तक रहता है, तो उसमें सिट्रेट टॉक्सिसिटी हो जाती है। और सिट्रेट टॉक्सिसिटी क्या करता है कि कैल्शियम को बाइंड बना देता है, मतलब बॉडी के अंदर कैल्शियम की मात्रा को क्या कर देता है, कम कर देता है। द प्रिजर्वेटिव CPD एडेड द ब्लड कंटेंट मोर सिट्रेट देन द actually combined with the calcium in the blood collected for the transfusion, administered to calcium gluconate to prevent the toxic effect। मैंने यही बताया था, सिट्रेट टॉक्सिसिटी, जिसके अंदर ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं तो एंटीकोगुलेंट देते हैं, और एंटीकोगुलेंट क्या होता है, ये सिट्रेट होता है, और सिट्रेट के क्या करता है, कैल्शियम को बाइंड बना देता है, ठीक है। इस कंडीशन के अंदर बॉडी के अंदर कैल्शियम की मात्रा क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो जब बॉडी के अंदर कैल्शियम की मात्रा कम हो जाती है तो उसका एक एंटीडोट देते हैं, कैल्शियम ग्लूकोनेट, है ना, कैल्शियम ग्लूकोनेट देते हैं। तो हाइपोकैल्सीमिया है तो उसको क्या हो जाता है, इंप्रूवमेंट हो जाता है, और इसका जो टॉक्सिक इफेक्ट है वो क्या हो जाता है, कम होता है या उसको रोक देता है। सिट्रेट टॉक्सिसिटी नहीं होने देगा तो कैल्शियम की मात्रा नॉर्मल रहेगी। उसके बाद में एक और ब्लड ट्रांसफ्यूजन की एक रिएक्शन के अंदर देखने को मिलता है, हाइपर कैलेमिया। इंपॉर्टेंट है, पोटेशियम की मात्रा बढ़ जाती है बॉडी के अंदर। जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं तो पोटेशियम की मात्रा बढ़ जाती है और कैल्शियम की मात्रा घट जाती है। ये इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम के अंदर आया हुआ है कि क्या बढ़ता है और क्या घटता है। अब देखिएगा कि हाइपर कैलेमिया स्टोरेज ब्लड में कॉज द हाइपर कैलेमिया। लंबे समय से, यदि मैं कहूं कि 21 दिन के बाद में जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन स्टोरेज करके रखा हुआ होता है तो स्टोरेज ब्लड के अंदर कैल्शियम की मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। स्टोरेज ब्लड यदि किसी मरीज को चढ़ाते हैं, ट्रांसफ्यूजन करते हैं, तो बॉडी के अंदर कैल्शियम की मात्रा ज्यादा हो जाएगी। होगी कि नहीं होगी? अरे होगी। 1 day old blood has the plasma potassium content 7 mg/L। एक दिन यदि ओल्ड है, ऐसी कंडीशन में कैल्शियम की मात्रा 7 mg/L होता है। यदि मैं कहूं कि 21 दिन से ज्यादा है या 21 दिन है ओल्ड स्टोरेज ब्लड है, तो इसके अंदर 23 mg/L के हिसाब से इनके कैल्शियम की मात्रा क्या हो जाती है, उसके अंदर स्टोरेज हो जाती है। इस प्रकार से स्टोरेज ब्लड है, जो रखा हुआ ब्लड है वो चढ़ाते हैं तो कैल्शियम की मात्रा को बढ़ा देगा। तो ऐसी कंडीशन में क्या करना होगा, दिस इंक्रीज पोटेशियम लेवल इज ड्यू टू द एक्सेसिव डिस्ट्रक्शन ऑफ द RBC।
ठीक है ना। इस कंडीशन में क्या होगा, तो आरबीसी के डिस्ट्रक्शन को क्या कर देगा, बढ़ा देगा। At the end of the 21st day, 20% to 30% of the cell are the destroyed. Sodium polystyrene sulfate जिसको बोलते हैं कायोएक्जेलेट इज गिवन। ये इसका है हाइपरकैलेमिया का एंटीडोट है, कायोएक्जेलेट इज गिवन। आयरन ओवरलोड हो रहा है, यदि आयरन ओवरलोड है तो हीमोसाइड्रोसिस देते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये कुछ कॉम्प्लिकेशन थी। ठीक है, अब कॉम्प्लिकेशन के अंदर ध्यान रखना है, कंफ्यूजन नहीं होना है। कॉम्प्लिकेशन के अंदर एक तो था इमीडिएटली कॉम्प्लिकेशन, ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन जिसके अंदर इमीडिएटली था, इमीडिएटली के अंदर ये था। दूसरा था डिले ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, इसके अंदर ये था। उसके बाद में जब ये ट्रांसफ्यूजन इमीडिएटली और डिले होती है, ऐसी कंडीशन के अंदर नर्सिंग इंटरवेंशन क्या करते हैं, सबसे पहले प्रायोरिटी है कि एक नर्स को ब्लड ट्रांसफ्यूजन को स्टॉप करना है। उसके बाद में आईवी लाइन जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर रहे हैं उस कंडीशन में उसको लाइन को क्लीन करने के लिए एनएस लगा देते हैं। उसके बाद में डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है, डॉक्टर के अकॉर्डिंग जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स है वो देना है। ठीक है, उसके बाद में सर्कुलेटरी ओवरलोड हो रहा है कि फास्ट ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं तो बॉडी के अंदर फ्लूइड की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो स्लो रेट कर देते हैं, ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन कर देते हैं, मॉर्फिन सल्फेट देते हैं। सेप्टिसेमिया हो जाता है, ब्लड के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जमा हो जाता है जिसकी वजह से बहुत खतरनाक कंडीशन हो सकती है, इसको देखना है। आयरन ओवरलोड हो सकता है, तो किस कंडीशन में कौन सा हो जाता है, हाइपोकैल्सीमिया हो जाता है, हाइपरकैलेमिया हो जाता है, आयरन ओवरलोड हो सकता है। ये कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलती है। सारी कॉम्प्लिकेशन याद रखना है, हाइपोकैल्सीमिया और हाइपरकैलेमिया ये दोनों ही ध्यान रखना है क्योंकि ये बढ़ता है। ठीक है, और एक बढ़ता है एक घटता है, जिसके अंदर कौन सा एंटीडोट देते हैं मैंने आपको सारी बातें बता दिया है। अब ब्लड ट्रांसफ्यूजन के अंदर एक नर्स की क्या भूमिका होती है उसके बारे में बात करते हैं। एक नर्स की भूमिका, वैसे मैंने आपको सारी बातें बता दी है, अब आपको दिक्कत नहीं होगा। नर्स की भूमिका के अंदर ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान स्टिक असेप्टिक टेक्निक का यूज करना है, ग्लोव्स पहन के ब्लड ट्रांसफ्यूजन स्टार्ट करना है, हैंड वॉश करके ध्यान रखना है, सभी प्रकार की स्टेराइल टेक्निक्स अपनाना है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन स्टार्ट करने से पूर्व ये अच्छी तरह से चेक कर लें कि रोगी को क्रॉस मैच ब्लड ही ट्रांसफ्यूजन किया जा रहा है। ब्लड की थैली पर लगे लेबल को अच्छी तरह से पढ़ लेना है। आइडेंटिफिकेशन में किसी भी प्रकार की गलती सीरियस एडवर्स रिएक्शन उत्पन्न कर सकती है। क्लास तो भाई आज दासू हुआ भाई। ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं तो ब्लड के ऊपर आपने देखा होगा कि एक लेबल लगा हुआ रहता है जिसके अंतर्गत ब्लड ग्रुपिंग, ब्लड कलेक्टिंग टाइम, उसके बाद में ब्लड कलेक्टिंग डेट, बैग नंबर, तो ये सारे लिखे हुए होते हैं। ब्लड ग्रुपिंग ये सारे लिखे हुए होते हैं और मरीज का क्या है, ब्लड ग्रुप के ऊपर क्या है, क्या जो दिया हुआ है वो चढ़ा हुआ है कि नहीं है, बैग नंबर है वो है, सब है कि नहीं है, उसको ध्यान रखना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि ब्लड बैंक के अंदर तो बहुत सारे ब्लड होते हैं, किसी कारणवश गलती से इधर का उधर आ गया है और उसको चढ़ा दिया है तो बहुत खतरनाक नुकसान हो सकता है, मरीज की जान जा सकती है, तो इसका ध्यान रखना है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन प्रारंभ करने के बाद में शुरुआती आधा घंटा तक फ्लो रेट स्लो रखना है। अब स्लो कितना रखना है मैंने आपको बताया ना, 8 से 10 बूंद शुरुआत में रखना है। उसके बाद में इस दौरान रोगी को किसी भी प्रकार के साइड इफेक्ट है या कोई रिएक्शन हो रही है तो उसको क्लोजली मॉनिटर करना है, मतलब उसके पास में खड़ा रहना है। उसके बाद में ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए 18 नंबर गेज की नीडल का यूज करना है। मैंने आपको बताया था 16 नंबर से लेना है और 18 नंबर से ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना है। मैंने सारी बातें बता दी थी बच्चों। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए ये हो गया। आवश्यकता अनुसार पेशेंट को गर्म रखने के लिए ब्लैंकेट ओढ़ा कर रखना है। रोगी को ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान किसी भी प्रकार की एबनॉर्मल सिम्टम के अराइज होने पर इमीडिएटली इन्फॉर्म करने के लिए एडवाइस करें। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान रोगी को इस कॉम्प्लिकेशन के लिए कंटिन्यूज ऑब्जर्वेशन करते रहें। इस दौरान किसी भी एबनॉर्मल मैनिफेस्टेशन दिखाई देने पर ब्लड ट्रांसफ्यूजन को रोक दें या इन्फ्यूजन की रेट को स्लो कर दें। इमीडिएटली डॉक्टर को इन्फॉर्म कर दें। ब्लड ट्रांसफ्यूजन से पहले या बाद में रोगी को आईवी फ्लूइड दिया जाना है तो नॉर्मल सलाइना ही दिया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम के अंदर आया हुआ है।
ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बाद प्रोसीजर की उपयुक्त रिकॉर्डिंग और रिपोर्टिंग करना है। ठीक है बच्चों, तो ये एक नर्स की नौ भूमिका है। बहुत सारा आप जो लिख सकते हो इसके अंदर लिख सकते हैं कि ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, डजेंट मैटर। ठीक है बच्चों, तो आज इतना ही, धन्यवाद।